Hello students, welcome to my channel and I am your tutor of accountancy class 11th. Now I am going to teach you part 4th of chapter 1st which is user of accounting information. हमने अभी तक मतलब कि अकाउंटिंग इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का आधे से ज़्यादा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा हमारा। तो आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स का मतलब होता है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। जिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब उनको क्या क्या यूज़ होता है, जो यूज़र्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के 2 टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, जैसे इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल मतलब कि जो अंदर के यूज़र्स होते हैं। अंदर के मतलब क्या, जो कंपनी के अंदर के जो यूज़र्स होते हैं वो उनको इंटरनल यूज़र्स कहते हैं। जो कंपनी के बाहर के यूज़र्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स कहते हैं। इंटरनल यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर, रिसर्चर्स, पब्लिक एट्सेट्रा। अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इंटरनल यूज़र्स होते कौन से हैं और उनको क्या मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वो क्या यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है क्या, ओनर्स। ओनर वो होते हैं जो भी हमारी कोई भी कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हमारा कैपिटल चाहिए होता है हमारी कंपनी को स्टार्ट करते हुए। कैपिटल का मतलब यहाँ होता है कि पूंजी, पैसा चाहिए होता है, हमारा फाइनेंस चाहिए होता है हमारी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो वो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या देते हैं, वो फाइनेंस देते हैं। वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, फाइनेंस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का ओनर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि अगर कोई भी ओनर है, लेट्स से अगर मैं ही एक ओनर हूँ और मैं अगर अपनी कोई कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ और तो मेरे को उसमें पहले पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। कैपिटल अगर मैं कंट्रीब्यूट उसमें करूँगी तो अगर जो भी जैसे मेरे फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस होता है या कुछ भी होता है कंपनी में, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे अफेक्ट होगा। अगर क्योंकि मेरी कंपनी अगर लॉस में चली गई तो मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करेगा, वो ओनर्स को अफेक्ट करता है। इंटरनल यूज़र्स में ओनर्स को। तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दे हैव टू बियर मैक्सिमम रिस्क। मैंने बताया ना अभी, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होता है कि ओनर्स को रिस्क होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसीलिए क्या होगा, वो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मेक्स द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू अराइव एट डिसीजन ऑफ डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन एट्सेट्रा। तो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, उनको भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस का। क्योंकि जैसे कि अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा, उनकी कंपनी के पास जितनी भी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अगर उनके पास पूरा मतलब रिकॉर्ड रहेगा, उनको पता रहेगा, तभी क्या कर पाएंगे, जो सेलिंग प्राइस होती है कंपनी की, जो भी गुड्स सेल करते हैं वो परचेज़ करते हैं, उसको डिटरमाइन कर पाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे। अगर किसी चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रही है तो उसको कंट्रोल करने में उनकी हेल्प होगी। तो इसलिए क्या होता है, मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट कौन सा है, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को क्या यूज़ होता है, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स गेट बोनस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें पता ही है एम्प्लॉय या वर्कर जो होता है उनको साल के लास्ट में कुछ बोनस का पार्ट मिलता है। और अगर जो वो बोनस का पार्ट मिलता है वो जब ही मिलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में होगी तभी वो जो कंपनी का ओनर होगा, मालिक होगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बोनस दे पाएगा। अगर उनको लॉस में ऑलरेडी जा रही होगी तो वो बोनस देंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं हमारे एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, इनको भी ज़्यादा अफेक्ट करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो ये हमारे 3 टाइप के जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में फर्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तो जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो मतलब हमारी कंपनी को क्या करते हैं, जो लोन देते हैं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी मतलब कोई बैंक से अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है तो अगर मान लीजिए अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है या कोई भी उनको मतलब किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो रही है, वो उनका जो भी मतलब कैपिटल है, जिनका पैसा है उतना नहीं हो पा रहा उनके पास, जिससे कि वो लोन पे कर पाएँ, तो बैंक के लिए तो उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि उनका जितना भी मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ जितने का भी उन्होंने कंपनी को लोन दिया होगा उतने का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को ज़्यादा ज़रूरत बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी होती है।
रीड करते हैं। दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एज दे प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस। दे वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी टू मेक श्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर अब होते कौन हैं? क्रेडिटर आर दोज पार्टीज़ हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जो भी पार्टीज़ या जो भी पर्सन गुड्स या सर्विसेज जो होते हैं उधार पे अगर सप्लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं? हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स रिमेन इन्वेस्टेड इन क्रेडिट सेल। जो लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, वो क्रेडिट सेल में इन्वेस्ट करते हैं। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्फ एंड अबाउट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस। तो उससे क्या होता है? जो भी क्रेडिटर होते हैं, जो भी मतलब अगर किसी को उधार पे कोई माल सप्लाई कर रहे हैं तो पहले वो एश्योर करते हैं कि हाँ मतलब उनसे हमें रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो क्रेडिटर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्चर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्चर्स के लिए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब अगर मान लीजिए कि अगर मैं किसी पब्लिक they want to see the business running since it makes substantial contribution to the economy in many ways, is that employees of people etc. It helps in decision making to the users group। जो क्या होता है? सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो होता है इकोनॉमी में वो देते हैं कुछ ना कुछ अपने शेयर्स या बॉन्ड्स के थ्रू। तो इसलिए जो होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पता करने के लिए। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स थे हमारे 4 टाइप्स के जिनको ज़्यादा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप के अकाउंटिंग्स होती हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो हमारी जो बुक्स में अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है जिसमें कि दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, ये तो फिर डेबिट होती है तो फिर क्रेडिट होती है। तो जो अकाउंटिंग अभी हम फॉलो करते हैं, हम अकाउंटिंग्स के रूल्स जो अभी हम फॉलो करते हैं वो हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो एक बार हम उसको समझ लेते हैं क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ क्रेडिट एंड डेबिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम वो होता है जो दोनों साइड्स के जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही रिकॉर्ड करते हुए चलता है, ना कि किसी सिंगल एस्पेक्ट को। इसके एडवांटेजेस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? साइंटिफिक सिस्टम। अगर हम दोनों साइड के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्टली हमारे जो बैलेंस होती हैं, जो फिगर्स होते हैं वो बैलेंस होती हुई चलती है। तो इसीलिए क्या होता है? वो एक साइंटिफिक सिस्टम होता है हमारे अकाउंटिंग्स को करने का। डबल एंट्री सिस्टम का सेकंड पॉइंट हम देखेंगे जो कि होता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड इसलिए होता है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। और जैसे कि लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कोई गुड्स हम परचेज़ करते हैं तो हमने परचेज़ की तो उसकी एंट्री करी कि हमने गुड्स हमने ख़रीद लिया, बट हमने इसको कैश में पेमेंट करी है, क्रेडिट में हमने कुछ जो दिया है उसको भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ना। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए वो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करता है क्योंकि दोनों साइड को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ये, उसी से क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को उनको रिकॉर्ड करता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है हमारी बैलेंस शीट जो हम ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगता है क्योंकि लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों को ही इसमें भी रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट होगा क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हमने देख लिया कि क्या होता है, लेकिन और हम आगे पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि बस एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। इन पढ़ लेते हैं, रीड करेंगे हम। इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। इन इट ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है और कैश बुक, बस ये 2 अकाउंट ही इसके अंडर आते हैं, बाकी अकाउंट्स इसके अंडर नहीं आते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में अब हम धीरे धीरे आगे हम अकाउंटिंग जब सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।